गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी उसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, यानी कौन सा था, मानव भूगोल। मानव भूगोल, भूगोल मानव भूगोल की अपने को क्या पढ़नी है, प्रकृति। वह अपनी बात रही विषय क्षेत्र की बात करें, विषय क्षेत्र यानी ह्यूमन जो ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी, इसकी अपने को पढ़ना है नेचर एंड अपनी बात रही स्कोप। इस चैप्टर में सिर्फ अपने को जो बेसिक यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है। ये ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या, इसकी नेचर क्या है और उसका स्कोप यानी उसके यानी नेचर क्या है, विषय क्षेत्र यानी उसके अंदर अपने पढ़ते क्या है विषय क्षेत्र, और उसकी नेचर क्या है यानी अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो अपने चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र की बात करें। ध्यान देना इधर। कल अपनों ने बात की थी जो अपनी अर्थ यानी जो अपनी जो पृथ्वी इसके टू मेन कंपोनेंट होते हैं, टू मेन कंपोनेंट्स यानी दो मुख्य घटक। दो क्या होते हैं, मुख्य अपने घटक की बात है। दो मुख्य घटक, एक तो होती है अपनी बात रहे नेचर यानी अपनी बात रही प्रकृति, और इसकी दो दूसरा मुख्य है कौन सा है, ह्यूमन यानी अपने बात रही मनुष्य। अपने को सीधा पूछा जाए यानी अर्थ के दो मेन कंपोनेंट कौन है, यानी जो अपनी ये जो अर्थ है, इस अर्थ पर दो चीज अपने पास मेन होती है। एक तो इसकी जो नेचर यानी इसकी जो प्रकृति, इस प्रकृति के साथ जो ह्यूमन बीइंग इसके ऊपर जो रहता है यानी जो सर्वाइवल करता है इस नेचर के साथ, इन दोनों का जो इंटररिलेशन है ना, वही क्या है, अर्थ के दो मुख्य कंपोनेंट्स यानी दो मेन कंपोनेंट्स कौन है, मुख्य घटक कौन से हैं अपने, नेचर और कौन सा है, ह्यूमन। तो पहला क्वेश्चन यहीं से पुट होता है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ इज कौन है अपने बात टू, नेचर एंड ह्यूमन। नेचर यानी अपनी प्रकृति और उसका कौन सा, ह्यूमन। अब अपने बात करें ह्यूमन जो ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। इस ह्यूमन ज्योग्राफी का सबसे पहले बात करिए अपने डेवलपमेंट की बात करें। डेवलपमेंट यानी इसका विकास, इसका जो विकास हुआ अपने कहेंगे 18वीं शताब्दी से, 18वीं शताब्दी यानी अपनी 18 सेंचुरी, जो अपनी 18 सेंचुरी थी। अब आपको सर 18 सेंचुरी यानी अपने आज जो अपनी चल रही है, कौन सी सेंचुरी चल रही है, अपनी 21वीं शताब्दी का अपने क्या बोलते हैं, भारत बोलते हैं। अब 18वीं शताब्दी यानी कहां से स्टार्ट हुआ? देखो मान लीजिए अपने पास तीन सन है, अपने पास 1784 लिखा, अपनों ने 1884 लिखा और 1984 लिखा और 1684। अब मुझे सारे ध्यान से बताओ बच्चों भी इसमें, यानी मुझे 18वीं शताब्दी का अपने को सन देखना है, तो कौन सा सन होगा? तो सारे कहेंगे सर 18वीं शताब्दी का देखना है तो 1884 हो गया। बिल्कुल गलत। इसका जो सन होगा कौन सा, अपने 1784। कैसे? देखिए इधर अपने बात रही जो 1700 है, 17 यानी 17वीं शताब्दी, यानी शताब्दी कितने साल हो गए, 100 साल हो गए, यानी सेंचुरीज को ना 100 ईयर इज सेंचुरी, यानी 17 जो सेंचुरी है इज कंप्लीटेड। और जो ऊपर वाले जो सन चल रहे हैं 84 चल रहे हैं, और ये किसका चल रहा है अपनी बात कहेंगे 18 सेंचुरी, यानी 1700 साल 17वीं शताब्दी तो यहां पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गई। और ये जो सन चल रही है ऊपर वाली किसके, 18वीं शताब्दी। यानी अपने को मोटा मोटा कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी यानी 18वीं शताब्दी में इसका जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, अपने कह सकते हैं 1700 से लेकर इसका क्या होने लगा, विकास होने लगा। अब हमारे पास वही वाली बात, यानी अपने पास दो ज्योग्राफी निकल के आए थे, एक तो फिजिकल और दूसरी कौन सी, ह्यूमन। यानी एक तो मानव भूगोल थी और एक कौन सी थी अपने पास, भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इन दोनों में से ओल्ड कौन सा हुआ, ओल्ड अपने आप आ गया कौन सा, फिजिकल ज्योग्राफी। ये पुराना भूगोल है, ये बिल्कुल नया भूगोल है। देखिए 18वीं शताब्दी में इसका विकास, क्योंकि ह्यूमन का विकास यानी अर्थ के बाद हुआ, इसलिए इसको अपने नया भूगोल मानते हैं, कौन से, ह्यूमन ज्योग्राफी को। देखो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 18वीं शताब्दी में इसका क्या हुआ, विकास माना जाता है। इसी 18वीं शताब्दी में एक ज्योग्राफर आया, इस ज्योग्राफी यानी जो भूगोलवेता था,
जिसका नाम था फ्रेडरिक रेडजर। फ्रेडरिक रेडजर, फ्रेडरिक रेडजर। इसी फ्रेडरिक रेडजर को अपने कहते हैं फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी अपनी बात रही मानव भूगोल का, मानव भूगोल का जो पिता है, मानव भूगोल का पिता कौन है? आपने कहा फ्रेडरिक रेडजर। कौन है? फ्रेडरिक रेडजर। सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन ये आता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो था टू कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ, कौन थे? आपने कहेंगे एक तो नेचर थी और दूसरा कौन था? ह्यूमन था। नेचर में इसका किसका स्टडी करते हैं? अपने कहेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट का, यानी जो फिजिकल ज्योग्राफी है, और ह्यूमन किसका करता है? ह्यूमन ज्योग्राफी का, यानी वही चीज निकल के आ रही है। अब यहां पर अपने ज्योग्राफर कौन है? फ्रेडरिक रेडजर। इन्हीं फ्रेडरिक रेडजर ने इसी समय इन्होंने एक बुक लिखी, इन्हीं क्या लिखी? एक बुक, एक बुक लिखी। इस बुक का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये बुक लिखी। इस एंथ्रोपोजियोग्राफी बुक में, इस एंथ्रोपोजियोग्राफी बुक लिखने के बाद इसके अंदर उन्होंने सब कुछ बताया भी ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या जी। इन्होंने बहुत सारी डेफिनेशन दी, जो एक डेफिनेशन हमारे अपनी जो बुक है इसी के अंदर भी दी गई है। आपने पढ़ेंगे कौन सी डेफिनेशन है, यानी यहां से फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 18वीं सेंचुरी के अंदर, 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में कौन सा भूगोल है? पहला अपने कहेंगे उन्हें फ्रेडरिक रेडजर। इसी फ्रेडरिक रेडजर ने बुक लिखी, कौन सी? एंथ्रोपोजियोग्राफी। कौन सी लिखी? एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसी बुक में एक डेफिनेशन देते हैं, उस डेफिनेशन के बारे में भी देखेंगे। अपने स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, इसका मार्कर को सही करने दी। देखो, यानी जो फ्रेडरिक रेडजर थे, फ्रेडरिक रेडजर, फ्रेडरिक रेडजर, फ्रेडरिक रेडजर ने डेफिनेशन दी, ह्यूमन ज्योग्राफी is the study of relation between human society and surface of the earth, यानी क्या था कि मानव भूगोल, मानव समाजों, हिंदी में बोल देते हैं मानव भूगोल, मानव समाजों, यानी जो मानव के समाज, मानव समाजों और धरातल के मध्य संबंध, धरातल के मध्य जो संबंध, यानी हिंदी भी अपने थोड़ी थोड़ी करेंगे साथ साथ में, तो अपने को पूरा क्लियर होता रहेगा। यानी इन्होंने बताया फ्रेडरिक रेडजर ने, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या चीज? ह्यूमन ज्योग्राफी क्या चीज है? ये कहता है स्टडी, एक अध्ययन है, यानी एक रिलेशन बताता है, किसके बिटवीन बताता है? ह्यूमन सोसाइटीज और सरफेस ऑफ द। अब सोसाइटी क्या थी? यानी किसी एक ह्यूमन से सोसाइटी नहीं बनती, यानी समाज बनता है, कई लोगों से मिलकर बनता है। ये कई लोगों का ने मिलकर क्या बनाया? समाज बनाया। ये समाज, ये सोसाइटी, इस सोसाइटी का इस अर्थ के साथ जो क्या है इंटर रिलेशन है ना, वही क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी। देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन, यहां पर इंटर लगा दो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा, इंटर रिलेशन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यहां पर कीवर्ड क्या, वो आपको ये नहीं देगा भी आप फ्रेडरिक रेडजर की डेफिनेशन लिखी, ऐसा कभी नहीं आएगा पेपर में। आपको बिल्कुल डेफिनेशन देगा वो भी, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड सरफेस ऑफ द। ये डेफिनेशन किसकी है?
अपने सीधा जान जाएंगे इसकी है फ्रेडरिक रेडजल। अब दो कीवर्ड याद कर लो, ह्यूमन सोसाइटी और सरफेस ऑफ द अर्थ की जब भी बात आएगी तब अपने किसकी बात करेंगे, फ्रेडरिक रेडजल की। और बुक कौन सी थी आपको पता, एंथ्रोपोजोग्राफी। कब विकास हुआ, 18वीं सेंचुरी में किसका विकास हुआ, ह्यूमन ज्योग्राफी का। अब इसी के बाद दूसरे ज्योग्राफर आते हैं एलन सैंपल। एलन सैंपल भी बोल देते हैं, सैंपल भी बोलते हैं, एलन सैंपल। ये अपने जो भूगोल है ज्योग्राफी के अंदर एकमात्र जो लेडी ज्योग्राफर है अमेरिका की रहने वाली एलन सैंपल। ये फ्रांस के जो फ्रेडरिक रेडजल था जो कॉलेज में पढ़ाते थे उसी कॉलेज में ये स्टडी करते थे कौन, एलन सैंपल। इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बहुत कुछ लिखा। तो इन्होंने डेफिनेशन दी, क्या डेफिनेशन दी इन्होंने, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंटररिलेशन बिटवीन, इंटररिलेशन बिटवीन ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ, यहां पर लिखेंगे चेंजिंग रिलेशन बिटवीन अनरेस्टिंग ह्यूमन एंड अनस्टेबल अर्थ। ये डेफिनेशन की थी अपने एलन सैंपल। ये कहा, इन्होंने कहा कि मानव भूगोल क्या है, क्रियाशील मानव, वह कौन सा, अस्थायी पृथ्वी के मध्य क्या है, अंतर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। परिवर्तनशील ये वर्ड आता है यहां पर, परिवर्तनशील जो संबंध ये वर्ड आता है। देखो समझिए इसको, कहता है ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ, क्या स्टडी करता है, चेंजिंग रिलेशन, चेंज हो रहे रिलेशन किसके, बिटवीन अनरेस्टिंग ह्यूमन और अपने बात करिए अनस्टेबल अर्थ। यानी ह्यूमन कभी भी रेस्ट नहीं करता, हमेशा उसका दिमाग दौड़ता रहता है, कभी स्टेबल एक जगह पर नहीं रहता, कुछ ना कुछ उस दिमाग में रहे। जिस प्रकार ह्यूमन अनरेस्टिंग है उसी प्रकार अर्थ भी कैसी है, अनस्टेबल। अर्थ क्या करती है, ये तो क्या करती है, अपने बात करें अपनी सरफेस पर क्या करती है, रोटेशन करती है, क्या करती है, रोटेशन। और क्या करती है, सन के चारों ओर क्या करती है, अपने बात करें क्या कर रहे हैं, रेवोल्यूशन। यानी घूर्णन गति और परिक्रमण गति कौन करती है, दोनों करती है। इसलिए अपने कह सकते हैं जिस प्रकार अर्थ अनस्टेबल है उसी प्रकार ह्यूमन भी क्या है, अनस्टेबल है। इन दोनों के साथ जो चेंजेबल रिलेशन है वही क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी। जिस प्रकार अर्थ जब रोटेशन या रेवोल्यूशन करती है, समर विंटर वेकेशन आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने जो पहनने का जो अपने जो कपड़े हैं वही चेंज होते हैं। जैसे स्वेटर पहन रखी, कैप लगा रखी, अब क्या होगी, ठंडा की, जब क्या होगी, समर सीजन आएगी, ये सारी खुल जाएगी। तो क्या जिस प्रकार कहता अनस्टेबल अर्थ है ना, अनस्टेबल अर्थ यानी इसमें भी चेंज आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ह्यूमन में भी क्या आता है, चेंज आता है। तो ये अनरेस्टिंग ह्यूमन और कौन सा, अनस्टेबल अर्थ वाली जब डेफिनेशन आए तो किसकी अपने पास, एलन सैंपल की। ये दोनों कीवर्ड याद करा। जब ह्यूमन सोसाइटी एंड सरफेस ऑफ द अर्थ की बात आएगी तब कौन, फ्रेडरिक रेडजल। और अपने अनरेस्टिंग ह्यूमन और अनस्टेबल अर्थ की कौन आएगी, और कौन सा अपने कहेंगे, एलन सैंपल की। यानी क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी की जब बात आएगी वो कौन कहता है, एलन सैंपल। ये दोनों डेफिनेशन अपने को बिल्कुल एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, टिप्स पे। यानी पहला पार्ट अपने कितने नंबर का है, 2 नंबर का, 2 नंबर का पार्ट है। ये 2 नंबर बार नहीं जाने चाहिए किसी हालत में। आपको देखो 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो ये बड़ा प्रश्न तो आ नहीं सकता आपका, बड़ा प्रश्न तो भूल ही जाओ, यहां पर बड़ा प्रश्न नहीं। यानी आपको स्टडी ऐसे करनी है, आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन निकलेगा और किस चैप्टर में सारे छोटे क्वेश्चन निकलेंगे। यानी इस चैप्टर में सिर्फ ओनली फॉर क्या मिलेंगे, शॉर्ट प्रश्न निकलेंगे, कोई बड़ा प्रश्न कोई याद करने की अपने को जरूरत नहीं। तो अपने को पहला क्वेश्चन निकला था 18वीं सेंचुरी वाला, दूसरा कौन सा निकला था, फ्रेडरिक रेडजल वाला, फिर अपने को ना फादर ऑफ ये था, फिर उसके बाद एंथ्रोपोजोग्राफी, उसके बाद क्या ये 2 बुक्स आई है और 2 कंपोनेंट्स आए थे अर्थ के, नेचर और कौन सा अर्थ। ये सारे अपने को बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, कुछ भी पूछ ले चैप्टर में अपने को बिल्कुल फटाक से बताएंगे।
तो ये दो डेफिनेशन हर बार जितने भी पेपर है पिछले सालों के उठा के देना है, इन दोनों डेफिनेशन में से जरूर पूछा गया है। तो स्टूडेंट इसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अपने एक ज्योग्राफर होते हैं पॉल विडाल डी ला ब्लांश। पॉल विडाल डी ला ब्लांश पॉल विडाल डी ला ब्लांश, इन्होंने भी क्या दी, एक डेफिनेशन दी। इसके अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड एक इन्होंने भी डेफिनेशन दी। क्या डेफिनेशन दी कि मानव गोल क्या है, कि मानव गोल, ह्यूमन ज्योग्राफी गिव्स ए न्यू आइडिया। मानव गोल को क्या एक न्यू विचार देता है। क्या ह्यूमन ज्योग्राफी गिव्स ए न्यू आइडिया ह्यूमन ज्योग्राफी गिव्स ए न्यू आइडिया गवर्निंग ऑफ द अर्थ। यहां पर ये जोड़ दें, एनी फिजिकल है, एनी फिजिकल लॉ गवर्निंग ऑफ द अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन द अर्थ। ये वाला डेफिनेशन आपको सर इसमें तोड़ के कैसे बताया? तोड़ के इसको इसलिए बताया कि डेफिनेशन थोड़ी सी हार्ड है। मैं हिंदी बोलो, मानव गोल एक नया विचार देता है। क्या? जिसमें एनी फिजिकल लॉ यानी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जीव है उनके बिटवीन जो संश्लेषित अध्ययन है वही क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी। इतनी बड़ी डेफिनेशन, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी इज गिव ए न्यू आइडिया एनी फिजिकल लॉ गवर्निंग ओवर द अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन इट या इनहैबिटेड इट लिख देते हैं, लिविंग ऑन या इनहैबिटेड इट यानी इस पर निवास करने वाले जीव। यानी अर्थ है बहुत सारे फिजिकल लॉ है, यानी ऐसे भौतिक नियम है जो अर्थ यहां पर क्या कर रही है, रोटेशन भी कर रही है। क्या कर रही है? अपनी बात करें, क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है। और अपनी बात करें यानी सन के चारों ओर क्या कर रही है, ये रेवोल्यूशन भी कर रही है। क्या कर रही है? रेवोल्यूशन भी कर रही है। यानी कोई ना कोई ऐसे लॉ है, ऐसे कोई भौतिक नियम है जो अर्थ को बांधे हुए। आज ये अपने 8 प्लानेट है, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है ये क्या रहती है, फिक्स रहती है। यानी ये ग्रह ये इसकी दूरी नहीं, यानी ये प्लानेट इसकी कक्षा को नहीं काट सकता, यानी क्लासेस को कट नहीं कर सकता। अगर क्लासेस को कट करेगा तो क्या करेगा, वो ग्रह की श्रेणी से क्या हो जाएगा, बाहर, जैसे प्लूटो हुआ 2006 के अंदर। तो ऐसे भौतिक नियम है जो क्या सारे इसके चारों ओर क्या लगा रहे हैं, चक्र। एनी फिजिकल लॉ, ये रहो आई बात, एनी फिजिकल लॉ गवर्निंग ओवर द, यानी अर्थ की घूमती है, गवर्निंग ओवर द अर्थ, और ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन हैबिटेट, यानी पृथ्वी उस पर क्या करती है, निशा। इनके बिटवीन जो रिलेशन है वही क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी। आप समझ गए होंगे। यानी ऐसी डिफिकल्ट सी जब क्या है डेफिनेशन, आप तुरंत समझना कि जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी इसकी डेफिनेशन। सिर्फ एक ही फंडा याद करो, पॉल विडाल डी ला ब्लांश, यानी जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी उसकी क्या है, डेफिनेशन। तो ये 3 डेफिनेशन अपने को बिल्कुल एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। अपनी बुक में 3 डेफिनेशन दिए और तीनों के तीनों अपने टिप्स से होने चाहिए और ये अपने को ध्यान होनी चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब अपनी बात करें नेचर ऑफ ह्यूमन
ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी अपने को पढ़ना है मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति। देखो स्टूडेंट, अब मुझे मिल गई गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, सारा दिन बिजी रहना। ये मुश्किल सा टाइम निकाल के रात को आपकी वीडियो बनाता हूँ। देखो यहाँ पर मुझे जो स्कूल मिला, मिडिल स्कूल मिला, उसके अंदर क्लासेस पढ़ानी है 6वीं 7वीं और 8वीं। और आप बच्चों बड़े याद आते हो मुझे, जो 12th क्लास में बच्चे हुए बड़े याद आते हो। कभी कभी सोचता हूँ यार वो दिन बढ़िया थे, क्या दिन थे, आराम से जाना बस, ठीक है, फटाक से पढ़ाना से इंग्लिश मीडियम, कोई मजे की लाइफ। लेकिन यहाँ पर सारा दिन 6वीं 7वीं 8वीं पर पंजाबी के अंदर मत्था मारना पर सारा दिन, ठीक है। और आपको बढ़िया था, सारा कुछ याद था मुझे, 11 12 बिल्कुल याद थी और कोई दिक्कत नहीं होती थी। यहाँ पर आगे सारा सारा चेंज हो गया, सारी की सारी मेरी पढ़ाई जो नेट स्लाइड जो की हुई थी, 4 बारी नेट की हुई, सारा कुछ धारा का धारा रह गया। अब सिर्फ मिडिल क्लास है, 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ाना है, ना कोई टेंशन ना कोई बात, ना कुछ याद करना ना कोई बात। उसके अंदर बड़ा मत्था मारना पड़ता है 12th के अंदर, देखिए। तो चलो कोई बात नहीं, कभी मिलेंगे अपने, बैठ के बातें करेंगे, सारे पार्टी करें। अभी पार्टी रहेगी भाई, सारे बच्चों ने कहा सर पार्टी देके जाओ, पार्टी देके जाओ, पार्टी देके जाओ, लेकिन मैं पार्टी आपको देना उसका, क्योंकि मैंने स्कूल को बहुत बार कहा था कि मुझे पार्टी देनी है, पार्टी देनी है। मैंने काफ़ी बार बात की, लेकिन उन्होंने कोई बोर कभी बताया नहीं, डेट 20 डेट को आ जाना, आपको पार्टी दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, जब कभी बुलाएंगे या मैं कभी धक्के से देने आऊँगा तब देखेंगे, जब छुट्टियाँ होंगी तब पक्का आऊँगा आपसे मिलने के लिए, और 12th से पहले पहले मिल के जरूर जाऊँगा आपको, ये बात है। देखिए अपने बात रही मानव भूगोल की, अपने प्रकृति की बात रही, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। आप देखो नेचर पढ़नी है, आपको क्या पढ़ना है, नेचर, प्रकृति पढ़नी। अब प्रकृति क्या है, यानी आप सीधा सीधा समझ लो, यानी इंटर रिलेशन है, इंटर रिलेशन, यानी अंतर संबंध है। क्या है, अंतर संबंध है, किसके बिटवीन है, यानी अपनी बात करें नेचर के साथ, यानी जो अपनी प्रकृति है, और किसके साथ अपनी बात करें, ह्यूमन के साथ, ह्यूमन यानी अपने मानव के साथ। अगर मानव नहीं है तो प्रकृति किस काम की, अगर नेचर है तो ह्यूमन नहीं है तो नेचर किस काम की। यानी इन दोनों का जो इंटर रिलेशन है वही क्या है, इसकी अपने पास नेचर है। अब हमारे पास इसी नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में अपने पास 2 वर्ड निकल के आते हैं। पहला दिया गया है, एक मिनट, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, मानव का प्रकृति का, मानव का प्रकृति का। अब ये वर्ड आ रहा है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, आपने काफी बार पढ़ लिया होगा, लेकिन आपको ये बातें समझ में नहीं आई होगी कि सर ये कहना क्या चाह रहा है। और इसी के बाद सेकंड पार्ट आएगा कौन सा, ह्यूमनाइजेशन ऑफ कौन सा, नेचर, वो भी आएगा। सर ये कहना क्या चाह रहा है, हमें इस बात का समझ में नहीं आया। आज इसको बिल्कुल अपने देसी तरीके से समझेंगे और बिल्कुल आपको एज इट इज समझ में आएगी, यानी कहना क्या जाता है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ध्यान दीजिए, यानी बात करें अपने, यानी जो प्रीमेटिव स्टेज थी, प्रीमेटिव जो स्टेज, अब सर प्रीमेटिव स्टेज कौन सी होती है, कौन सी, आदिमकालीन जो अवस्था थी, यानी जब आदि मानव था, आदि मानव यानी प्रीमेटिव जो स्टेट थी, यानी ह्यूमन लिविंग स्मॉल सोसाइटीज, स्मॉल सोसाइटीज, सोसाइटी, यानी मानव क्या था, छोटे समूहों में रहता था। अब छोटे छोटे समूह थे, ये एक समाज बन गया और ये एक समाज बन गया, यानी लगभग ह्यूमन जब आदि मानव था, यानी एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी,
कोई जानता ही नहीं था कौन है कौन नहीं है। यानी ये लगभग 10-10 के 20-20 के ग्रुप में रहते थे। यानी ह्यूमन लिविंग स्मॉल सोसाइटी, मानव छोटे छोटे समूह रहता, इनके बिटवीन जो इंटर रिलेशन थे, यानी अपनी बात करें इंटर रिलेशन क्या थे, फ्यू थे। यानी जो अंतर संबंध क्या थे, बिल्कुल क्या कम थे, या अपने फ्यू कह सकते हैं। अंतर संबंध इंटर रिलेशन बिल्कुल क्या थे, फ्यू। और दूसरी बात करें इन्हीं के बीच में टेक्नोलॉजी लेवल भी क्या था, लो। यानी जो तकनीकी स्तर था वो भी क्या था, बिल्कुल लो था। देखो ह्यूमन किस में रहता, प्रीमिटिव स्टेज में, आदिमकालीन अवस्था में। ह्यूमन लिविंग स्मॉल से छोटे छोटे सोसाइटीज में। इन दोनों के बीच में इंटर रिलेशन अंतर संबंध क्या था, बिल्कुल कम। टेक्नोलॉजिकल लेवल यानी जो तकनीकी स्तर उसमें विकास नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन खुद नंगा रहता था, ठीक है। वही प्रकृति के द्वारा छाल से अपने कपड़े बेचता, जो कच्चा मांस जो उसको मिल जाता वही खा लेता। जो टेक्नोलॉजिकल लेवल क्या था, बिल्कुल क्या था, बिल्कुल कम था। अब टेक्नोलॉजिकल लेवल कम था तो अपने कह सकते हैं ऑल अराउंड ऑफ क्या थी, नेचर थी। चारों तरफ क्या थी, प्रकृति की छाप। ऑल अराउंड ऑफ क्या थी, नेचर थी। यानी इस चारों तरफ ह्यूमन जिधर दिखता सिर्फ क्या थे, नेचर, प्रकृति, यानी पेड़ पौधे वगैरह सब, नदियां नहरें वगैरह सब कुछ पेड़ पर्वत पठार में था। लेकिन ह्यूमन को पता नहीं था ये माउंटेन है क्या है, पर्वत है क्या चीज, ये झाड़ियां है क्या, ये क्या चीज है, ये नदियां, ये तालाब, ये कुछ जानता ही नहीं था। उससे टेक्नोलॉजी बिल्कुल लो था। तो ऑल अराउंड ऑफ क्या थी, नेचर। चारों तरफ क्या थी, प्रकृति थी। और इसी नेचर से क्या होता था, वो एफ्राइट यानी क्या होता था, भयभीत होता था। आप उसको सर भयभीत कैसे होगा, भयभीत क्या है, मान लीजिए क्या था, स्ट्रोम आ गया। स्ट्रोम यानी क्या आया, तूफान आया। तूफान, उनको पता नहीं तूफान कैसा है, यानी क्या हो गया, फ्लड आ गई। फ्लड यानी बाढ़ आ गई। बाढ़ यानी जंगलों में क्या लगी, फायर यानी आग लगी। यानी उन्होंने पत्थर से पत्थर खड़ा क्या लगाई, आग लगाई। तो उन्होंने क्या किया, जैसे स्टॉर्म तूफान आया तो तूफान को क्या कर लिया आपने, इन सभी को क्या माने, वर्शिप, क्या मानने लगे, वो गॉड मान लगे। क्योंकि तूफान देखा नहीं था कभी, तूफान देखा नहीं था, स्टॉर्म आया, तूफान, भयभीत हुए, एफ्राइड हुए, उनको गॉड मानना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया कि तूफान को देवता मान लीजिए। आज इन्होंने ये नुकसान किए, आगे कभी ऐसा ना हो, इसको अपने तूफान को क्या माने, देवता। उसे फ्लड यानी बाढ़ को क्या माने इन्होंने, देवता। फायर यानी आग को क्या मान लिया, देवता। ये सारा सन के कारण हुआ, यानी सन यानी सूर्य को उन्होंने क्या मान लिया, देवता। यानी वर्षा हुई, रेन हुई, तो रेन यानी क्या मान लिया, वर्षा का देवता, ठीक है। इन सभी को मानकर क्या करने लगे, गॉड मानकर क्या करने लगे, वर्शिप करने लगे। वर्शिप यानी क्या करने लगे, ये पूजा करने लगे, इनकी क्या करने लगे, पूजा करने लगे। और इन सभी पर इनके चारों तरफ क्या थी, नेचर थी। तो एक नया जन्म हुआ जिसको क्या बोला गया अपने, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। यानी इसको बोला गया पर्यावरण निश्चयवाद। इसको क्या बोला गया, पर्यावरण निश्चयवाद, यानी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। और ये क्या मानते थे अपने बात, इसका जो कीवर्ड है, जो आपको पेपर में पूछा जाएगा, वो एक ही चीज पूछी, ये लाइन पूछी जाएगी, क्या पूछी जाएगी, एक्सेप्ट ऑफ डिकेड्स ऑफ नेचर। यानी एक्सेप्ट ऑफ डिकेड्स ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के एक मिनट, थोड़ा सा यहां पर हिंदी में लिखूं, प्रकृति के आदेशों को क्या करती थी, स्वीकार। यानी जैसा नेचर ने चाहा वैसा ह्यूमन करता। तूफान आ गया, तूफान को गॉड मान लगे। बाढ़ आ गई, उनको पता है ना कंट्रोल कैसे किया जाए, तो बाढ़ को क्या मानने लगे, देवता मान लगे।
तो यानी प्रकृति के आदेशों को जैसा नेचर चाहती वैसा वो करते, इसी को क्या बोला गया, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरण निश्चयवाद। यानी ये सिर्फ प्रकृति को प्रेफर करते नहीं, प्रकृति जैसा चाहेगी वैसा ह्यूमन करेगा। यानी बाढ़ आ गई, बाढ़ को अपने रोक नहीं सकते, ठीक है, अपने तबाह हो जाएंगे, यानी किसी ऊंचे स्थान में चले जाओ, ये नेचर इसको रोक नहीं सकते। जंगल में आग लगी, इसको रोक नहीं सकते अपने। तो ये सारों क्या, प्रकृति के आदेशों को क्या करती है, स्वीकार करती है। तो दोबारा समझिए, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन क्या चीज है। प्रीमिटिव ह्यूमन, आदिकाल में मानव अवस्था थी। ह्यूमन लिविंग स्मॉल, छोटे छोटे समूह में रहता था। इंटरलेशन क्या थे, बिल्कुल फ्यू थे। टेक्नोलॉजी के लेवल क्या था, बिल्कुल लो था। इन सब के लो होने के बाद क्या, ऑल अराउंड ऑफ, चारों तरफ क्या थी, प्रकृति थी। प्रकृति थी चारों तरफ, यानी नेचर थी। और नेचर से क्या हुए, एफ्राइड यानी भयभीत हुए। स्टॉर्म, फ्लड, वर्शिप, इन सबको क्या मान लगे, वर्शिप यानी गॉड मानकर क्या करने लगे, वर्शिप करने लगे। इसी बात को क्या बोला गया, एक अक्षर में क्या बोला गया, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरण निश्चयवाद। और ये क्या करती है, एक्सेप्ट ऑफ डिकेट्स ऑफ कौन सा, नेचर, यानी प्रकृति के आदेशों को क्या करती है, स्वीकार करती है। अब मैं कह दूं, यानी मैं डिटर्मिनिज्म हूं, एक वर्ड और आएगा अभी, पॉसिबिलिज्म। अब मान लो कौन, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, अपने बाबा जी की बात करें। अब मान लो कोई उसका कट्टर भक्त है, उसके बारे में उस कुछ मर्जी को वो लड़ने मारने पे उतार हो जाएगा। और वो किसे, ये कट्टरवादी थे, ये कट्टरवादी थे डिटर्मिनिज्म। ये एलन सैम्पल थी, कट्टरवादी थी डिटर्मिनिज्म की। यानी ये सिर्फ क्या करते थे, नेचर ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, आपके क्लियर हुआ, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ये वाली सारी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसकी कहानी मैं बताऊंगा, ये आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी फिट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब अपने बात करें ह्यूमनाइजेशन ऑफ, अपनी बात करें नेचर की बात है। वहां पर क्या था, प्रकृति का क्या था, यहां पर प्रकृति का मानवीकरण करते हैं, प्रकृति का मानवीकरण। अब उल्टा हो रहा है, अब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब देखो, पासेज ऑफ टाइम, पासेज ऑफ टाइम यानी समय बीता, समय बीतता गया, क्या गया, समय बीतता गया। फिर क्या हुआ, तो ह्यूमन ने क्या होता है, इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट यानी जो अपना पर्यावरण था, पर्यावरण, और जो फिजिकल फोर्स थे, फिजिकल जो फोर्स थे, जो प्राकृतिक अपने भौतिक बल थे, भौतिक बल थे, यानी धरती क्यों घूमती, बाढ़ क्यों आती है, नदियों में पानी क्यों चलता है, ये सारे इन्वायरमेंटल और फिजिकल फोर्स को क्या किया उसने, अंडरस्टैंड यानी उसको क्या किया, वो समझ गया। जैसे समझा, उसका जो क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल लेवल क्या हुआ, अप हुआ। तकनीकी स्तर में बढ़ावा हुआ। तकनीकी स्तर में जैसे बढ़ावा हुआ, तो अब वो बात नहीं मानेगा। यानी मान लीजिए फ्लड आ रही है, अब वो बैठा ही रहेगा, फ्लड आ गई यानी बाढ़ आ गई, बाढ़ को वो क्या कर सकता है, अपने टेक्नोलॉजिकल लेवल से उसको रोक सकता है। जैसे अपनी बात करें, सबसे पहले फ्लड को कंट्रोल किसने करके दिखाया, अपने यूएसए ने। कौन सी पर, आपने टेनेसी, एक नदी बहती वहां पर, टेनेसी नदी, उन्हें बताइए टेनेसी। और टेनेसी नदी पर उन्होंने क्या बनाया, एक सबसे बड़ा बांध बनाया। और उसको क्या बोले, टेनेसी वैली अपने प्रोजेक्ट बोलते हैं। और उसी की तर्ज पर भारत में भी बहुत बाढ़ आती थी। कहां पर, बिहार के अंदर सबसे ज्यादा बाढ़ की प्रॉब्लम थी, लेकिन अपने कंट्रोल करना नहीं होता था। तो हमने भी इसे टीवीसी प्रोजेक्ट को अपने कौन सा बनाया, डीवीसी प्रोजेक्ट बनाया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो ये कहता फ्लड को अपने कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि मानव का लेवल क्या हो गया अब।
तो इसी स्तर को, इसी बात को उन्होंने इस तब किया, इसको नाम दिया पॉसिबिलिज्म, यानी पॉसिबल है बिलिज्म, पॉसिबिलिज्म, इसको क्या बोला गया? संभववाद, संभववाद, इसको क्या नाम दिया गया? इन्होंने पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद नाम दिया। ये क्या? एक्सेप्ट ऑफ डिकेट्स ह्यूमन, ये क्या करते हैं? मानव के आदेशों को, मानव के आदेशों को स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? मानव के आदेशों को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, यानी एक्सेप्ट ऑफ डिकेट्स कौन सा? ह्यूमन। ये कहते हैं अगर नेचर जैसा चाहिए ह्यूमन उसको क्या कर सकता है? बदल सकता है। ह्यूमन उसको क्या कर सकता है? बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? अपने बात करें, एक मैंने पहले कहानी सुनाए थे, आज और सुनाता हूं। यानी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, मेरे ख्याल में सब 2004 की बात है। 2004 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उस वर्ल्ड कप में यानी कहां पर होना है? चीन की जो राजधानी कौन सी थी? बीजिंग। बीजिंग के अंदर हो रहा था, बड़े उल्लास के 10 लाख लोग इसको देखने के लिए आए थे, और यहाँ के जितने भी खिलाड़ी वगैरह मिला के लगभग 10 लाख लोग थे। ओलंपिक हो रहा था, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था, 10 लाख लोग, और दुनिया की मशहूर गायिका कौन है? ब्रिटनी स्पीयर, ब्रिटनी स्पीयर्स पॉप सिंगर है, सर्च मारना, बड़ा अच्छा डांस करती है। आपको सर जी आप भी ऐसी बात करते हो? नहीं, बहुत अच्छा डांस करते, देख ब्रिटनी स्पीयर्स से पॉप सिंगर थी, ये भी आई थी, इसको भी लोग देखने के लिए यहां पर आए थे, बड़ी अच्छी सेरेमनी होनी थी। तब उसी दिन पता लगा भी यहां पर इसी स्टेडियम के ऊपर जस्ट क्या होंगे? क्लाउड आएंगे, क्या आएंगे? क्लाउड आएंगे, और क्लाउड से क्या होगी? रेनफॉल होगी, और रेनफॉल से ये जितना भी इन्होंने सेरेमनी की सारी तहस नहस हो जाएगी। अब जो इस बात को मानते थे पॉसिबिलिज्म वालों को, संभववाद, यानी ह्यूमन बदल सकता है, नेचर को बदल सकता है, नेचर जैसा चाहिए वैसे हम नहीं करते, हम नेचर को चैलेंज दे सकते हैं। इन्होंने क्या किया? एक गैस फैलाई, और गैस फैलाने के बाद ये सारे क्लाउड कहां चले गए? दूर चले गए, और चीन में ऐसी जगह पर बरसाए उन्होंने ये बादल, जहां कहीं कभी बरसा दिए उन्होंने, बरसा दिए, सारा बढ़िया से क्या हुई? सेरेमनी, सारे लोग अपने घरों में गए सेरेमनी देके, और फीफा वर्ल्ड कप था जो बड़ी अच्छे रंगोल्लास के साथ हुआ। लगभग 2 साल बीते थे, 2 साल जैसे बीते, और यहीं पर क्या हुई? चीन के अंदर ऐसी जगह है, जैसे भारत आई, भारत का ये वाला ऊपर वाला सारा ये पोर्शन इसका है चाइना का। चाइना में इस साइड में बड़ा डेवलपमेंट है, ये वाला बड़ा डेवलपमेंट वाला एरिया है, लेकिन ये वाला जो एरिया ये इतना डेवलपमेंट नहीं है, सारा ड्राई डेजर्ट है, एक प्रकार से बिल्कुल डेजर्ट, यहां पर कभी भी रेनफॉल नहीं होती। तो यहां पर इतनी रेनफॉल हुई, रेनफॉल के साथ साथ बड़े बड़े क्या ब्लॉक्स, यानी बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक्स, जिसको अपने हेलस्टोन बोलते हैं। हेलस्टोन तो क्या होते हैं? छोटे, अपने बात कर लेते हैं जो ओले होते हैं, हेलस्टोन, लेकिन यहां पर बड़े बड़े बर्फ के गोले गिरे आकर। यार ये क्या हुआ? अभी यहां पर रेगिस्तान में कभी आज तक बारिश नहीं, और यहां पर बर्फ के क्या बड़े बड़े गोले गिर रहे हैं। तो बाद में पता लगा, बाद में जांच हुई तो पता लगा कि हम लोगों ने क्या किया था? प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, यानी नेचर जैसा करना चाह रही थी वैसा अपनों ने होने नहीं दिया, ह्यूमन ने इसको क्या किया? चेंज किया। तो ये चीज है अपने पास, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में क्या होगा? पासेज ऑफ टाइम, जैसे समय बीता, इन्वायरमेंटल और फिजिकल फोर्स ह्यूमन ने क्या किया? अंडरस्टूड किया, समझ गया, और टेक्नोलॉजिकल लेवल अप हुआ। अप होने के साथ ही क्या हुआ? इसको क्या नाम दिया? पॉसिबिलिज्म। और पॉसिबल एक्सेप्ट ऑफ डिकेट्स ऑफ ह्यूमन, ये मानव के आदेशों को स्वीकार करती है। पॉसिबिलिज्म के जो फाउंडर थे, इसकी बात अपने को करनी पड़ेगी। फाउंडर, इसके जो जनक थे, पॉसिबिलिज्म के जो जनक, ये भी प्रश्न आता है, इसके कौन थे? पॉल विडाल डी लाप्लास। यहां पर लिखता हूं पॉल विडाल डी ला ब्लांश, पॉल विडाल डी ला ब्लांश, पॉल विडाल डी ला ब्लांश, इसके कौन सा? फाउंडर। सीधा प्रश्न आएगा, फाउंडर ऑफ पॉसिबिलिज्म अपने कहेंगे पॉल विडाल डी ला। एक्सेप्ट एंड डिकेट्स ऑफ कौन सा? ह्यूमन, तो अपने कहेंगे कौन सा? पॉसिबिलिज्म।
ठीक है। अब मैं एक चीज पीछे छोड़ गया, डिटर्मिनिज्म आया था, यानी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, यानी उसका जो फाउंडर था वो कौन था? फ्रेडरिक रेडजल था, फ्रेडरिक रेडजल। ये ध्यान रख लेना, ये दोनों प्रश्न बनते हैं। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का फाउंडर कौन था? अपने कहेंगे फ्रेडरिक रेडजल, और पॉसिबिलिज्म का कौन था? पॉल विडाल डी लाप्लास। ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। अब यहां पर क्या होगा? प्रकृति का मानवीकरण हो गया, यानी मानव ने अपने अकॉर्डिंग प्रकृति को चलाना चाहा। वहां पर नेचर के अकॉर्डिंग ह्यूमन चला था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सामने दो वर्ड आ चुके हैं, एक डिटर्मिनिज्म, देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा है, डिटर्मिनिज्म, और दूसरा क्या वर्ड आ चुका है अपने पास? पॉसिबिलिज्म। इसको अपनों ने दिया था संभववाद, और इसको अपनों ने क्या दिया था? निश्चयवाद। अब हमारे पास दो आइडियोलॉजी आ गई अपने पास, एक पॉसिबिलिज्म और दूसरा कौन सा आ गई? डिटर्मिनिज्म। दो आइडियोलॉजी अपने सामने आ गई। भी पॉसिबिलिज्म वाले कहते हैं भी अकॉर्डिंग टू ह्यूमन, जैसा ह्यूमन चाहेगा वैसे नेचर को करना पड़े। अब डिटर्मिनिज्म वाले मानते हैं नहीं, जैसा प्रकृति चाहेगी वैसा ह्यूमन को करना पड़ेगा। अब इस विचारधारा के यानी इस आइडियोलॉजी के क्या थे? अलग थिंकर थे। और पॉसिबिलिज्म आइडियोलॉजी लिख लो, आपको याद रहेगा, आइडियोलॉजी। यानी जो डिटर्मिनिज्म आइडियोलॉजी के जो लोग थे ये अलग थिंकर थे और ये अलग, इन दोनों में विवाद होने लगा। क्या होने लगा? ये ह्यूमन को प्रेफर करते थे और ये किसको करते थे? नेचर को। अब इन दोनों को ये कहा ना भी तेरी है और ना मेरी। एक नया ज्योग्राफर आया, कहता नहीं, दोनों ही बातें सही कह रहे हैं, प्रकृति के आदेशों को भी स्वीकार करना पड़ेगा और मानव के आदेशों को भी क्या करने का? अपने इनको भी नेग्लेक्ट नहीं करते, क्योंकि ह्यूमन है टेक्नोलॉजिकल लेवल, यानी आदि मानव से आज तक मुझे कुछ तो उसने चेंज किया है। तो एक नई चीज हमारे सामने आ गई, अपने बात करेंगे, जिसका नाम रखा गया नियो डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म, जिसको बोला गया नव निश्चयवाद। ये वर्ड आ गया अपने पास, न्यू डिटर्मिनिज्म यानी नव निश्चयवाद। और ये जो प्रेफर करता था, ये किसको? नेचर, और दूसरा ह्यूमन यानी प्रकृति और मानव, इन दोनों के आदेशों को क्या करता? स्वीकार करता था। अब सीधा आ जाए, यानी एक्सेप्ट एंड डिकेट्स ऑफ नेचर एंड ह्यूमन, तो अपन कहेंगे न्यू डिटर्मिनिज्म। अब वर्ड यह है प्रेफर ऑफ नेचर तो कौन आ गया? डिटर्मिनिज्म। प्रेफर ऑफ अपने ह्यूमन, एक्सेप्ट ऑफ ह्यूमन, तो अपने कहेंगे पॉसिबिलिज्म। अब नियो डिटर्मिनिज्म हमारे सामने आ गया, ये किसको प्रेफर कर रहे हैं? यानी एक्सेप्ट एंड डिकेट्स ऑफ नेचर एंड ह्यूमन, ये लाइन लिख लेना, एक्सेप्टेड एंड डिकेट्स ऑफ नेचर एंड ह्यूमन, प्रकृति और मानव दोनों को कौन मानता है? नियो डिटर्मिनिज्म, संभव नवनी। इसके अपने बात करिए फाउंडर, इसके फाउंडर कौन थे? अपनी बात ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ। इसी नियो डिटर्मिनिज्म को बाद में माना गया स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ, रुको और जाओ। इस बात को अपने समझना है, रुको और जाओ को क्यों कहा स्टॉप एंड। मान लीजिए आप, ये क्या है? रोड, आप अपनी कार लेके, ठीक है, अपनी कार लेके उसमें आराम से बैठ के मम्मी पापा बच्चे भाई सारे बैठ के अपने जा रहे हैं,
ये कह रहा सामने से क्या जा रहा है, स्ट्रोम आ रहा है, सामने से क्या आ रहा है, तूफान आ रहा है, स्ट्रोम, क्या आ रहा है, स्ट्रोम, तूफान। ये कह रहा है आपको जो नेचर है, ये वाली क्या है, नेचर, यानी तूफान किसका पार्ट है, नेचर का। आपको नेचर इजाजत नहीं दे रही आगे बढ़ने का। अगर आप तूफान में जाओगे तो मारे जाओगे सारे सारे। तो कहता स्टॉप, वहीं रुको जाओ, स्टॉप। जब ये तूफान निकल जाए तो क्या, गो, यानी आपको नेचर को भी मानना पड़ेगा। तो इसी स्टॉप एंड गो विचारधारा ही नियोड्रेमी का दूसरा नाम क्या है, स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो। क्या, अगर तूफान में जाओ तो मारे जाओ, प्रकृति आपको आदेश नहीं दे रही जाने का, रुके रहो वहीं पर। जब आपको प्रकृति आदेश दे दे आपको कौन रोक रहे, तो ये स्टॉप एंड गो। आपकी बुक में यही चीज अलग तरीके से समझाइए, जिन्होंने जो थे कौन से, ग्रिफिथ एरर, इन्होंने अपनी बुक में ट्रैफिक सिग्नल का उदाहरण दिया। क्या दिया, एक तो रेड लाइट और कौन सा, येलो, और एक कौन सा दिया, ग्रीन, ग्रीन। इसको मध्य की विचार, मिडल स्टेज बोलते हैं, मिडल पाथ, यहां लिखो मिडल पाथ, यानी इसको बोलते हैं मध्य की विचारधारा, मध्य की विचारधारा, विचारधारा, मध्य की विचारधारा, मिडल पाथ कौन सा है, न्यूटन। इन्होंने साइंस दिया, एक एग्जांपल दिया। क्या एग्जांपल दिया, ध्यान देना इधर, एग्जांपल रेड लाइट का, जब रेड लाइट होती है ट्रैफिक सिग्नल अपने क्या हो जाते हैं, स्टॉप, क्या हो जाते हैं, स्टॉप। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ोगे तो क्या आपका क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। स्टॉप ग्रीन होगी, आप क्या कहोगे, गो, जाओ, आपको कौन रोक रहा है, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आप क्या हो, बिल्कुल सेफ हो। और स्टॉप एंड गो के बिटवीन जो मिडल है, मिडल कौन सा है, अपने बात करें, ये कौन सा है, येलो लाइट, यानी इसमें क्या रो होता है, कहता स्टॉप किसको दर्शाया गया, रेड लाइट, यानी आप रुके रहो यहीं पर, अगर आगे जाओगे तो मारे जाओगे, यानी प्रकृति आपको आदेश नहीं दे रही यहां पर, और यहां पर तैयार रहने का आदेश, यानी मिडिल पाथ है, और ग्रीन आपको गो, यानी आप जा सकते हो। तो ये तीनों याद रखना, सबसे मेन पार्ट यही है इस चैप्टर का, यानी डिटर्मिनिज्म। फाउंडर ऑफ कौन सा है, अपने कहेंगे कौन है, अपने कहेंगे फ्रेडरिक रेडजेल है। एक्सेप्ट ऑफ डिकेट्स किसको करते हैं, नेचर को, और पॉसिबिलिज्म डिकेट्स ऑफ किसको करते हैं, अपने बात करें ह्यूमन को, और इन दोनों के बिटवीन कौन सी है, न्यूटन, ये किसको करते हैं, आपने कहेंगे नेचर एंड ह्यूमन दोनों को। स्टॉप एंड को, रुको और जाओ, स्टॉप एंड को, आपने ये चीज ध्यान रखना, इसका ये पूछ लिया जाता है, स्टॉप एंड को किस रिलेटेड है, न्यूटन में, किसने दिया, ग्रिफिथ ने। तो थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट आपने कल जो ये जो चैप्टर बचता है, ये अपने रात काफी हो चुकी है, आपने कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, 2 पार्ट्स में आएगा चैप्टर ये, लेकिन आएंगे सारे के सारे छोटे वर्जन। तो इसी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।